दोस्तों, आप पिछले सफ़र में सफल थे, असफल थे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुराना अखबार नहीं पढ़ता। आप डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से आपका आगमन हुआ? इस व्यक्ति के पास मर्सिडीज है, हमारे पास होंडा सिटी है, तो मर्सिडीज चाहिए। तो मैंने जॉब में तो मर्सिडीज आएगी नहीं। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कोई क्रिप्टो कर रहा है, कोई फॉरेक्स कर रहा है, उनके लिए एक सबक। अगर आपको कोई भी व्यापार करना है तो वो व्यापार अगर सरकारी मापदंड पे खरा नहीं उतरता तो उसे व्यापार कह ही नहीं सकते। क्या डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में मीम बनाना उचित है? कुछ गलत कंपनियां थी जो शुरू हुई अपने प्रॉफिट के कारण, फिर बंद हुई, तो बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। ठीक है, और लॉस हुआ तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मीम बनाया। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते उन्हें क्या कहना चाहते हैं? हर व्यक्ति बचपन में तो सेल्समैन होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सेल्समैन गिरी खत्म होती जाती है। यही समिट चल रहा है दिल्ली तो में। कोयला अगर अंगीठी के बाहर रखा है तो वो कभी गर्म नहीं हो सकता, उसको अंगीठी के अंदर आना होगा और तभी वो जलेगा। जीवन में अगर सुख रहेगा तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। चलिए करते हैं शुभारंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी, पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से, बिजनेस से और मोटिवेशन, ट्रेनिंग, लीडरशिप के ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊं जो आपके जीवन में सहयोग कर सके, आपको प्रेरित कर सके और उन्होंने वो रास्ता तय किया हुआ हो जिस पे आप आज चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो सफल लोग हैं, ठीक है, जिन्हें फॉलो करके आपको बहुत आसानी से अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट मिल सकता है। तो इसी यात्रा में आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में अपना परम मित्र बता चुका हूं। ये मेरे परम मित्र हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग के एक दिग्गज हैं। डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ अध्यात्म और ज्योतिष में इनका जो प्रभाव है वो अतुलनीय है। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप देखने में इन्हें, हो सकता है आप इन्हें साधारण मान लें, बट जब बुद्धि की बात आती है तो ये असाधारण योग्यता वाले, असाधारण जो ह्यूमर जिसे कहते हैं कैपेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं, जिनसे बात करते हुए कोई भी व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। आपके कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, आपके चेहरे पे मुस्कान, हंसी जरूर आएगी। ऐसे व्यक्ति का नाम है श्री गौरव चौहान और ये मेरे परम मित्र हैं। आज पॉडकास्ट पे ऑनलाइन पहली बार आए हैं, ऑफलाइन ये कई बार आकर बैठते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने परम मित्र श्री गौरव चौहान जी का, पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष। कैसे हैं चौहान साहब? बहुत अच्छा हूँ मैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। चौहान साहब, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परम मित्र आज मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, तो स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया, और इंतजार तो मैं बहुत पहले से कर रहा था। समय मुझे आज मिला है, या कहते हैं कि नीति को आज मंजूर था। आपके पहले पॉडकास्ट से लेकर आज तक के पॉडकास्ट सब में मैं पीछे रहा हूँ, बैकग्राउंड में। फ्रंट में आज आपने बुलाया है, तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। अच्छी बात यह है कि पहले, आपसे पहले जो कई सारे पॉडकास्ट हुए हैं उसमें आपका नाम यहाँ पे पहले पहुँच चुका है आपसे। हाँ, ये मुझे हमेशा अच्छा लगा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, शक्ल से लोग ना जाने, नाम से जान रहे हैं। तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने बता हमेशा। देता हूँ अपने व्यूअर्स को, ये वही चौहान साहब हैं जिनकी चर्चा मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में की है। नमस्कार दोस्तों, हाँ मैं वही गौरव चौहान हूँ जिनकी पॉडकास्ट में चर्चा हो रही है, और हम बहुत पुराने मित्र हैं। लगभग 10 साल पुरानी हमारी मित्रता है, और आज हम वो भी बात करेंगे हमारी मित्रता कहाँ से शुरू हुई। दुख और दर्द दोनों बांटेंगे। हाँ, जीवन में अगर सुख रहेगा तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रात होगी तो सुबह भी होगी, और अब दोपहर है तो शाम भी होगी। तो इसलिए जीवन की दोस्ती में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दर्द ना रहा हो, सुख ना रहा हो, हंसी ना रही हो, मजाक ना रहा हो। वंडरफुल। तो आज ना आपके जीवन के 3 पहलू हैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आज चौहान साहब के जीवन के 3 पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। पहला पहलू है नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा पहलू है अध्यात्म, और तीसरा पहलू है एस्ट्रोलॉजी। अरे वाह, है ना। तो आज इन तीनों पहलुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे फेवरेट पहलू पे। बिल्कुल जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर डायरेक्ट सेलिंग की। आप डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से आपका आगमन हुआ? अधिकतर अगर भारत में जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में अंदर हैं, तो अगर उनमें परसेंटेज गिना जाए तो मुझे लगता है 90-95% या 98% लोग ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री में बाई चांस आए हैं। ओके। बाई चॉइस बहुत कम है,
हो सकता है भविष्य में हम ऐसा निर्माण कर दें कि लोग बाई चॉइस आए, लेकिन हाँ शर्त है बाई चांस मैं इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि इस इंडस्ट्री को जानता नहीं था। तो जब एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में मेरे गुरु, पहले गुरु जो रहे वो सोनू शर्मा जी हैं, जिनको सभी जानते होंगे, और यूट्यूब पे लगभग 30 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। वो मुझे इंडस्ट्री में लेके आए। तो उस समय पेपर पेन प्लान होता था, हमने सब पेपर पेन प्लान दिया, उन्होंने कैफे कॉफी डे में पेपर पेन प्लान दिया, और लगा कि यार ये टूरिज्म बड़ा बढ़ेगा इंडिया में। तो मैं सिर्फ टूरिज्म समझ के आ गया कि यार फ्यूचर में टूरिज्म बढ़ना है। इस व्यक्ति के पास मर्सिडीज है, हमारे पास होंडा सिटी है, तो मर्सिडीज चाहिए। तो मैंने जॉब में तो मर्सिडीज आएगी नहीं, हालांकि बहुत अच्छे पैकेज पे था। तो बस वहां से मर्सिडीज के सपने से कूद गए। तो गाड़ी अचीव हुई आपको? नहीं, मैंने ब्रांड दूसरा लिया, अचीव तो हुई। अच्छा, लेकिन वो चले भी गई। चली भी गई। अधिकतर क्या होता है कि जब हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम करते हैं तो आप अपने ड्रीम को अचीव तो कर सकते हो, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, तो वो ड्रीम आपका छूट भी जाएगा। देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हमने सीखी, दोस्तों मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दौर में है, पहले एक अलग दौर में थी। तो हमें बड़ा सिखाया जाता था कि मर्सिडीज लेनी है तो मर्सिडीज के लोगों को देखो। तो वो लोगो क्या बताता है, ऊपर आप और नीचे 2 जोड़ोगे तभी मर्सिडीज आएगी। आप उस धंधे में आओगे जिसमें 2 जोड़ सकते हो, मर्सिडीज आएगी। दूसरा बड़ा ब्रांड था ऑडी, तो आप उसके अगर लोगों को देखो तो उसमें छल्ले बने हुए हैं, 4 छल्ले। अगर चेन नहीं बनाओगे तो ये ऑडियो नहीं आएगी BMW, ठीक है। हालांकि मैं जब BMW की बात करता हूँ तो पहले मेरा था कि भाई बहुत मोटी बीवी BMW, तो मैं दहेज में लेने की सोच रहा था, ठीक है। लेकिन किसी न किसी बाइनरी मॉड्यूल पे काम करोगे तो BMW आएगी। ये हमारा पुराना सभी नेटवर्क का था। अच्छा, हाँ, कि भाई मर्सिडीज, BMW, ऑडी लेनी है तो आपको चेन वाली काम में करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हाँ, बस सपने पूरे हुए। तो वहाँ पे आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैं सबके सामने, आज पूरी दुनिया के सामने एक क्षमा याचना करूँगा। फिर आपकी मुलाकात मुझसे हुई, हाँ, और तब आपका जीवन परिवर्तन हुआ। और कहीं ना कहीं मैं कुछ दिनों के लिए गलत जगह पे गया था। मैं ये बोलना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे एक गलत जगह पे बुलाया, जहाँ पे मेरी मुलाकात आपसे हुई। तो उस गलत जगह पे अगर मुझे कुछ सही चीज़ मिली थी वो आप थे। हाँ मुझे भी सही मिले, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे जन्म के, पिछले जन्म के मित्र हैं, ठीक है, इस जन्म के नहीं हैं। तभी हम पिछले 10 साल से मित्र हैं, ठीक है। और उस गलत जगह पे डॉक्टर साहब मिले, और ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे पहली बार एक शब्द से परिचित कराया। उस शब्द का नाम था बिटकॉइन। तो मैंने भी एक ही दिन पहले सीखा था। हाँ। मैंने सारा ज्ञान जो मैंने एक दिन पहले सीखा था गलत व्यक्ति से, वो सारा का सारा आप पे उड़ेल के ट्राई किया था। हाँ, और मैंने उसको पी लिया। जैसे भगवान शिव ने विष पिया, तो मैंने इनके ज्ञान को डाला। मैंने यार इसमें करते हैं काम, इसमें तो बहुत पैसा बनाएंगे। चौहान साहब, एक चीज़ और है, मैं चाहता हूँ ये पूरी स्टोरी थोड़ी सी आप सुनाएं, क्योंकि जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, कोई क्रिप्टो कर रहा है, कोई फॉरेक्स कर रहा है, उनके लिए एक सबक हो सकती है। और कई बार सही लोग भी गलत यात्रा पे चले जाते हैं, वो लोग भी इस बात को समझेंगे। तो मैं चाहूँगा इस बात को आप पूरा बताएं। बहुत छोटे से शब्दों में इस बात को बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सहन किया है गलत डिसीजन की वजह से। और उसका जब भी आप गलती हो तो गलती को स्वीकार कर लो और पश्चाताप करो। आज अगर जब मेरी उम्र 42 साल है, तो मैं जीवन में जाना हूँ कि अगर आपको कोई भी व्यापार करना है, तो वो व्यापार अगर सरकारी मापदंड पे खरा नहीं उतरता तो उसे व्यापार कह ही नहीं सकते। जिसको सरकार लीगली नहीं कह सकती, जालसाजी है, वो जालसाजी। आज नहीं तो कल आप जालसाजी के शिकार हो, या तो आप लोगों को फंसा रहे हो या लोग आपको फंसा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप हमेशा एंड ऑफ द रिजल्ट देखो। अगर एंड ऑफ द रिजल्ट सुख है तो उसको करो। अगर आपको लगता है कि एक भी व्यक्ति का पैसा डूबेगा या एक भी व्यक्ति पैसे में फंसेगा, ठीक है, तो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरे से गलती हुई है, उसकी सज़ा मैंने भुगती है। समझ पाया कि वाकई में गलत चीज़ क्या होती है और सही चीज़ क्या होती है। आपने बहुत कुछ सहा है, और जो मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ। हाँ, लगभग 1.5 महीने में, आपके छूटने के 1.5 महीने बाद लगभग 50 लाख की लायबिलिटी आई। सब कुछ सहा है, रिश्ते भी खत्म होते देखे हैं, मित्रता भी खत्म होती देखी है, अपनी सेल्फ इमेज खत्म होती देखी है, और अर्श से फर्श तक का सफ़र, और फर्श से फिर उठना, माइनस से उठना, वो बड़ी बात है। आपको इस बात के लिए सैल्यूट है। मुझे याद है जब, शायद ऑन कैमरा आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट, बस एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो याद आती है, मेरे बड़े ब्रदर की है। जब मैं पूरी तरह से माइनस में हो चुका था, सब गाड़ी बड़ी सब बिक गई थी, और मुझे मीटिंग में यहीं गाज़ियाबाद आना था। तो जब मैं गाज़ियाबाद आ रहा था तो मैंने अपने ब्रदर से, दोस्तों गाड़ी उधार मांगी कि मुझे गाड़ी दिखा दो, मीटिंग करने जाना है। तो बड़े भाई ने गाड़ी की चाबी दी कि ठीक है चले जाओ। तो मैंने कहा कि इसमें CNG डलवाने के लिए पैसे भी चाहिए।
तो मेरी पहली मीटिंग वो थी कि जब मैंने अपने ब्रदर से ही पैसे मांगे कि मुझे मीटिंग करने जाना है। तो हाँ, लेकिन पता था कि अब जो कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, निकलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो जो आपने सह के एक योद्धा वाला अपना एटीट्यूड दिखाया ना, आपने साबित कर दिया कि आप चौहान साहब हो। ये नहीं है, उसमें एक डायलॉग आता है ना, वो कहते हैं चल पगली अब रुलाएगी क्या। तो ज़्यादा मैं उन बातों को नहीं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं भविष्य, क्योंकि दोस्तों आप पिछले सफ़र में सफल थे, असफल थे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुराना अखबार नहीं पढ़ता। आप कहो कि मैं बहुत सफल था, तो भी किसी भी लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है आप बहुत सफल थे, क्योंकि वो पुराना अखबार है। अगर लोग पुराना अखबार पढ़ते तो नए अखबार रोज़ ना आते सुबह। दोस्तों, मैं चौहान साहब के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो और फॉरेक्स किसी भी तरह से लीगल है, तो ये सोच पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार के हिसाब से क्रिप्टो और फॉरेक्स के साथ डायरेक्ट सेलिंग का जो संगम है वो पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि कानून ये सब कुछ नहीं देखता है। किसी भी देश में किसी भी व्यापार पे अगर 1000 कानून लागू होते हैं और आप 999 का पालन कर रहे हैं, तब भी एक कानून का पालन ना करने से आप अपराधी बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का कोई काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बोला। मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स की नहीं बोलूँगा। जो डायरेक्ट सेलिंग का यूज़ रियल एस्टेट के लिए भी करते हैं वो भी गलत है। जो डायरेक्ट सेलिंग का यूज़ एक ऐसे हैवी प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हैं वो भी गलत है। डायरेक्ट सेलिंग का यूज़ होना चाहिए मेजरली एफएमसीजी के अंदर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लिया, खरीदा, खाया। जैसे आप दुकान से सामान ले लेते हैं, कोई भी सामान, ऑर्गेनिक लाओ, इनऑर्गेनिक लाओ, जो भी, जिसके पैसे दिए आपको सामान मिला, आपने खाया, ख़त्म किया। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास तो उसमें आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। ऐसे किसी भी काम में डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए कि आप 4 प्लॉट बेचें, 10 प्लॉट बेचें, फ्लैट बेचें, वो बेचें, क्योंकि उसमें आप फंसोगे। आज फंसो नहीं तो कल फंसो। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। चौहान साहब, मेरे और आपके जीवन का एक अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो सबसे पहले मैंने अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक अच्छी कंपनी जो न्यूट्रिशन बेचती थी उसके साथ में जुड़ा था, और वो प्रोडक्ट ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत फ़ायदा दिया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ जब आप जिस कंपनी में हैं अभी, उसके प्रोडक्ट से आपने पूरा अपना जीवन एक तरह से, मैं ये कहूँगा कि बचाया? हाँ बिल्कुल। तो वो घटना भी मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नहीं दोस्तों, मैंने अपना जीवन नहीं बचाया, मेरी कुंडली तो काफ़ी लंबी उम्र बताती है। हाँ, मेरी धर्म पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा। मैंने, क्योंकि जीवन में मैंने हमेशा तारीफ़ करी है कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। तो जो फर्स्ट गुरु मिले उनका भी सम्मान है, और आज की डेट में जो इस इंडस्ट्री में गुरु हैं उनका नाम लूँगा, श्री जितेंद्र डागर जी। उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है। सबसे बड़ी बात, उनसे सीखने के लिए ईमानदारी मिली है। उनसे सीखने के लिए ये मिला है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। और उनके माइंड में, थॉट ऑफ माइंड हमेशा ये चलता रहता है कि कैसे समाज का बेनिफिट हो सके। ठीक है, हाँ। और उन्हीं पॉडकास्ट में सबसे पहले गेस्ट भी डागर सर ही थे। हाँ बिल्कुल, मैं पीछे बैठा हुआ था, आपने फ्रेंड में नहीं बुलाया था। ठीक है, तो उनके ज्ञान की वजह से, क्योंकि आज वो, अगर आयुर्वेद में कहूँ तो बहुत नॉलेज रखते हैं, उनकी नॉलेज और उनके ज्ञान की वजह से आज मेरी वाइफ अलाइव है, और अभी इसी महीने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अरे वाह। हाँ, तो मुझे दूसरी शादी करने का मौका नहीं दिया डागर जी ने। पार्टी नहीं दिया आपने? नहीं, पार्टी मैं दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे दूसरी शादी करने का मौका नहीं दिया डागर जी ने। मिलना भी नहीं चाहिए आप जैसे आदमी को। बिल्कुल। तो वहाँ एक जीवन का बचना बहुत बड़ी बात है, और पुनर्जीवन मिला। दूसरी शादी से मुझे कुछ याद आ रहा है कि आपकी टीम में ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं, और वो लॉन्ग समय तक आपकी टीम में बनी रहती हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस भी करती हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक शानदार टीम बना के काम करती हैं। ऐसा क्या राज है जो हिंदुस्तान की जो भी महिलाएं हैं उन्हें आप प्रोडक्ट बड़े आसानी से दे पाते हैं, समझा पाते हैं, और उन्हें डायरेक्ट सेलिंग पे ला पाते हैं? ये जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो महिलाएं नहीं हैं वो तो मुझे मारेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर भी सब आप रिलेट कर सकते हो। मैं बचपन को रिलेट करता हूँ कि जब कभी मेरे पिताजी के पास पैसे की तंगी होती थी, तो वो मम्मी से आके बोलते थे, और मम्मी पड़ोस से कहीं से भी अरेंज कर लेके आ जाती थी, और उन्हें उनकी हेल्प कर देती थी। और मैंने हर फीमेल का देखा, आजकल बहुत सारी फीमेल किट्टी करती है, मेरी वाइफ भी करती है, तो उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेरेटिवली मेल के। ठीक है, ये बात सच है। वो अपनी जुबान की बहुत पक्की होती है, गुडविल बहुत अच्छा स्ट्रांग
डेवलप करती हैं, ठीक है, और उसी के बिजनेस पे वो बहुत बड़ा बिजनेस कर लेती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का हक होना चाहिए। जैसे अभी 8 मार्च को वुमेंस डे आएगा, आप देखेंगे महिलाएं, भारत का पुनर्निर्माण महिलाएं कर सकती हैं। और क्या है ना, हम शक्तिमान की पूजा करते हैं, जबकि हमें शक्ति की पूजा करनी चाहिए। राइट। और अगर महिला में शक्ति देखोगे तो वो आपके जीवन को कहीं से कहीं निर्माण कर जाएगी। चलिए, मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। और जब आप पारिवारिक रिश्ता किसी के साथ भी ढालोगे, ठीक है, आप कोई भी रिश्ते में आप चलिए, तो आप उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे। वंडरफुल। तो चलिए, बस ऐसे ही मैं अब कुछ बातें करते हैं जी। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कुछ विवादों की जो चलती रहती है आजकल। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, ठीक है, जिनके न्यूज़ चैनल थोड़े से कम होते जा रहे हैं, व्यूज़ बंद होते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग पे बनाते हैं। यूट्यूबर तो पहले से ही, जो खुद भी जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ठीक है, वो भी आजकल मीम बना देते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में मीम बनाना उचित है, या पूरी तरह से अनुचित है, या कुछ मिडल वे आप लेते हैं? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13-14 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, और अपना एक्सपीरियंस की शुरुआत कोई बहुत अच्छे उससे नहीं रही है, ठीक है, और ये मोटिवेशन के दम पर इंडस्ट्री चली है। तो मोटिवेशन सभी के ऊपर काम नहीं कर सकता, गधों के ऊपर तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मोटिवेटेड गधा बन जाएगा। और शुरुआत अगर इस इंडस्ट्री की मैं 2000 से कहूँ भारत के अंदर पूरी तरह से, तो सभी लोगों ने ये बोला कि 2 जोड़ने हैं, 2 जुड़े, 4 जुड़े, 8 जुड़े, 16, 32, 64 ऐसे करते हुए 8000, 16000, 32000। तो इसका मतलब है अगर ये 150 करोड़ की पॉपुलेशन इस देश की है, तो ये 150 करोड़ की पॉपुलेशन इन 26 सालों के अंदर लगभग 3-4 बार जुड़ चुकी है। अब तो 30 साल हो गए, 96 में आ गई थी, अब 2026 में। हाँ, तो 3-4 बार पूरा देश जुड़ चुका है, ठीक है। तो उसमें कुछ परसेंटेज लोगों ने कमाया है और नहीं कमाया। तो कुछ गलत कंपनियां थी जो शुरू हुई अपने प्रॉफिट के कारण, फिर बंद हुई, तो बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस हुआ तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मीम बनाया। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो लोग मीम बना रहे हैं वो लोग नहीं है जिन्हें लॉस हुआ। वो तो ये है कि घुसे और खुद जल्दीबाजी में पैसा कमाना चाहा, असफल हो गए। तो डॉक्टर साहब, कॉमेडियन में एक बहुत बड़ा नाम है कपिल शर्मा, ठीक है। अब वो कॉमेडियन है, वो सीरियस रोल नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। वो अपने जीवन में कॉमेडियन होगा नहीं, लेकिन स्टेज पे कॉमेडियन है और उनका सम्मान है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी का मजाक उड़ा रहा है तो मजाक में ही लेना चाहिए। ये बात आपने बहुत बढ़िया, ठीक है, उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। अगर मीम बनाने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, एक मैं देखता हूँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो पुराने जो पहले लोग अंडरवेयर पहनते थे ना, वो वैसे पहन के मीम बनाता है, साइकिल पे आता है, तेरी BMW आनी है या नहीं, ठीक है। तो वो भाई अपने पैसे कमाने के लिए भाई वो मीम बना रहा है, अपने व्यूअर्स ले रहे चाह रहा है। अति गरीब आदमी है शायद, हो सकता है भगवान उन्हें रोटी दे। इंडस्ट्री को गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी के पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्री मौका देती है तब भी ऐसे व्यक्ति को कि तुम जीरो से हीरो बन सकते हो। ये इंडस्ट्री की ताकत है। अगर ठोकर खाई एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, तो यार निराश होने की जरूरत नहीं है। धोखे तो दोस्त भी देते हैं, परिवार वाले भी धोखा देते हैं। एक समय के बाद माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं कि बेटा कमा के ला, तो उनका इंटेंशन नहीं होता। आप सही कंपनी का चयन कीजिए, सीखिए। डॉक्टर साहब बहुत नॉलेजेबल हैं और हिंदुस्तान में इस समय बहुत नॉलेज रखने वाले लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को सिखा रहे हैं। उनसे सीखिए कि भाई मुझे कैसी कंपनी में काम करना चाहिए। अगर आप गलत कंपनी में काम करोगे तो फिर समाज आपको पूरा गलत ही दिखेगा। तो आपको गलत कंपनी में काम नहीं करना। आप कोई क्रिप्टो में MLM कर रहा है, धोखा खाएगा, लेकिन फिर कहेगा कि इंडस्ट्री गलत है। इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री मेहनत मांग रही है क्योंकि आपने इसमें कुछ लगाया नहीं है, आपने इसमें अपना समय दिया है। इसके लिए नॉलेज लीजिए, सीखिए इसको और रिजेक्शन को झेलना सीखिए। अगर इस इंडस्ट्री में आपने रिजेक्शन झेल लिया, आप हिंदुस्तान में हमेशा कामयाब रहेंगे, कहीं भी रहें। वंडरफुल। अच्छा, इसमें ना मुझे कुछ याद आ रहा है। एक बार मैं कहीं पे गया कोई मित्र के साथ प्लान दिखाने, और मैं जब घुसा तो ऑफिस में मुझे समझ में आया कि रियल एस्टेट का काम करते हैं। उन व्यक्ति ने पूछा ये उस कंपनी की तरह तो नहीं है? मैं कहा सर ये वही है और हम लोग वही काम करते हैं। तो उसने बड़े तरीके से कहा सर मैं इस तरह के काम नहीं करता। तो मैं चुप हो गया, लेकिन उन्होंने हमें बिठा लिया और चाय कॉफ़ी ऑफ़र करी। फिर मैंने उनसे पूछा ये रियल एस्टेट आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मतलब रियल एस्टेट करता हूँ। मैं कहा अच्छा वही काम करते हैं जो एक फ्लैट को 5 बार बेच देते हैं? बोले सर हम उस तरह से काम नहीं करते। तो मैंने कहा सर दैट्स माय आंसर। देखिए मेरा जन्म आजकल रील्स भी आती हैं 80 और 90 वाले के लोगों के लिए, तो 80 के बाद हुआ है, 90 से पहले हुआ है। तो अगर मैं
उस दौर में रियल इस्टेट के लोगों की बात करूं कि आपने नाम लिया तो उन्हें दलाल कहते थे, उनसे डरते थे लोग दोस्तों, राइट। क्योंकि वो एक प्लॉट को 10 बार बेच दिया करते थे। लेकिन आज जब वो रेरा के अंडर में आ रहे हैं तो उनको लोग इज्जत और मान सम्मान से देख रहे हैं। वहीं पे जब कोई इंश्योरेंस वाला आता था तो उससे लोग भगते थे कि यार एक बहुत सारी कंपनी भी है जिनके ऑनर जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसमें सहारा इंडिया भी एक नाम है और PSI कुछ आज ऐसे भी नाम निकला आज, है हाँ, PSCL का। PCA, फिर मैं उसको फिर भूल गया, ठीक है, पर्ल। हाँ, पल्स इंडिया लिमिटेड, तो वो भी गलत था। तो इंश्योरेंस वालों से भी लोग डरते थे, लेकिन आज IRD है तो उसको भी लीगल वो मिला है, ठीक है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग आते आते ये इतना बड़ा जॉइंट है जो इन दोनों इंडस्ट्री से बहुत बड़ा है। ये पूरे देश के कोने कोने में डेवलप किया जा सकता है, एक व्यक्ति को नीचे से उठाकर उसे आसमान पे लिया जा सकता है। तो इसमें गलत हो गया तो क्या दिक्कत है? तो ये कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रहा है या अभी ठीक हो रहा है? दोस्तों सही हाथों में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आज की डेट में बात करें, जितने भी नेटवर्कर थे वही इस इंडस्ट्री के मालिक बने हैं। उन्होंने वही लॉ लेके आए हैं, अभी तो कोई और आया नहीं, और उन्हें ज्यादातर लोगों को अभी खुद ही नहीं आता। और अगर आज डॉक्टर आशीष एज ए नेटवर्कर काम कर रहे हैं, कल को ये अपनी कंपनी खोल लें तो पहला तो इनको अपना घर भरना होगा। तो वो घर भर रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, मैं नेटवर्कर बन के खुश हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और बहुत शानदार इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में सीखो एटलीस्ट 3 साल। ये मत सोचो कि यार 3 साल कमाना है, 3 साल सीखना है। 3 साल आप ये सोचिए कि आप एक MBA की डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, आप इतना रिजेक्शंस, इतने लोगों से बात करना सीख चुके होंगे, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुके होंगे, और फ्यूचर में आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर होंगे वहाँ बहुत बड़े कामयाब हो रहे होंगे, अगर ये ना भी कर पाए तो। वंडरफुल। अच्छा, अब बात करते हैं, अभी पीछे ना 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है भारत का, नोएडा में उनका ऑफिस है, और उन्होंने पूरी एक व्यक्ति को टारगेट किया। मतलब देखिए, अच्छे और बुरे हर इंडस्ट्री में होते हैं, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को गलत बता दिया। अच्छा, उसी समय सबसे बुरी बात क्या थी, उसी मीडिया हाउस के ऑफिस के अंदर उनकी अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही थी, जो उसके 1 महीने बाद उन्होंने फाइनली फॉर्मली बंद कर दी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा कि ये मीडिया हाउस डायरेक्ट सेलिंग में असफल हो गया, और जैसे एक खींच निकालते हैं उसके रूप में उन्होंने वो पूरा वो करा। उसके पीछे पीछे बहुत सारे नामी यूट्यूबर जो पॉडकास्ट चलाते हैं और जो छोटे छोटे थे, जिसे मौका लगा उन्होंने सबने डायरेक्ट सेलिंग पे मीम बनाई। तो उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, ढंग संदेश से देना थोड़ा सा चौहान साहब, आपके स्टाइल में। अच्छा दोस्तों, बिल्कुल। देखो, मेरे दोस्त के 10,000 रुपये चोरी हो गए। उनने अपने दोस्त को बताया तो दोस्त ने सुना, अपने दूसरे दोस्त को बताया कि मेरे दोस्त के 1 लाख रुपए चोरी हो गए। जो तीसरा दोस्त था उसने चौथे दोस्त को बताया, उसने कहा मेरे दोस्त के 5 लाख रुपए चोरी हो गए, ठीक है। तो ये खेल हर एक नेटवर्कर के लिए है कि उनने बताया कुछ, लोगों ने सुना कुछ। अगले बताया 3 गाड़ियाँ हैं तो लोगों ने उसके बाद 5 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हालांकि स्टेज पे चढ़ के कई बार व्यक्ति जोश में, मैं उन व्यक्ति की भी मैं मूर्खता कहूंगा, मैं इसलिए वहाँ से वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि उनकी थोड़ी सी ये है कि जोश में उन्होंने अपने एसेट्स को डबल 4 गुना 5 गुना बताया, ठीक है। ये ब्रांड भी उन्हें बोलने नहीं आ रहे थे। हाँ, ये स्टेज है। दूसरी अगर कंपनी की बात करूं तो वही बात है कि जैसे अभी हमने बात करी कि मीम बना रहे थे, तो उसी कंपनी ने उस चीज़ को पकड़ा और इंडस्ट्री को गलत साबित कर दिया। आप कभी आंख बंद करके देखना, फिर से वही बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हो, तो आपके पास कामयाब होने के लिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कौन सा काम है? चोरी, डकैती। आज मेरे ही दोस्त ने एक पोस्ट डाली है, बहुत अच्छे दोस्त है, इसी इंडस्ट्री के दोस्त हैं, उनके हाथ से बाइकर मोबाइल छीन के भाग गए। तो क्या मोबाइल और चेन तोड़ के पैसे कमाएंगे? एक आम, आपका कहने का मतलब है कि एक आम आदमी के पास रास्ते कम है। मुझे जी, जो भी न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको सराहना करनी चाहिए। हम तो नाम में भी सबके जी लगा देते हैं, आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं। देश के नेटवर्करों के लिए कि इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से लीगल मापदंड पे रखा जाए, इस इंडस्ट्री के लिए इसको सिखाया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री खत्म कर सकती है, ठीक है। और उन्होंने उसको नेगेटिव किया, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए किया क्योंकि हमारी इंडस्ट्री किसी को पैसा नहीं चढ़ाती। हाँ, अगर हम किसी को पैसा चढ़ाएं तो उसकी तारीफें मिलेंगी और भविष्य में मिलेंगी।
और मैं ये दावा करता हूँ हम बहुत लंबी उम्र के लिए आए हैं इस इंडस्ट्री की, यही न्यूज़ चैनल तारीफ करते हुए भी दिखेंगे। दिखते हैं, ये तो पैसे लेके सारे काम करते हैं, तो ठीक है। इन्हें तो खुद ही आपस में एक दूसरे को ये गोदी मीडिया बोलते और हैं। हिंदुस्तान में अभी भी मैं 70% मालिकों को भी बोलूँगा, ये इंडस्ट्री तभी लीगल साफ होगी जब आप अपनी नीयत को साफ करेंगे। कोई भी कंपनी जो बंद हुई है पहले में, वो पैसे कमाने ही आई थी और उसने पैसे कमाए और नहीं दिखे और नहीं दिखा उसका नेटवर्क बढ़ता तो वो बंद करके चले गए, और उस बंद करने में हजारों लाखों लोगों का नुकसान हुआ। अच्छा, मालिक ही कमाते हैं या नेटवर्कर भी कमा पाते हैं? दोनों ही कमाते हैं, दोनों कमाते हैं, कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। तो आपके हिसाब से एक वो जो गाड़ी दिखाना है, क्योंकि आपने बताया कि भाई मुझे भी गाड़ी देखी थी और फिर मैंने भी ली थी, फिर वो बिक भी गई। हाँ, मैं गाड़ी दिखाने का विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है। हालांकि आपने शुरुआत विरोध से करी थी, मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपकी मशीनरी, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका ब्रांड, वो एक मोबाइल है, एक गाड़ी है और आपका सूट है। अगर आप साफ सुथरे नहीं दिख रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आप किसी को अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। गाड़ी लोग इसलिए दिखाते हैं और इंटरनेशनल टूर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का ड्रीम डेवलप करते हैं कि देखो मैं कुछ भी नहीं था, मैं आज इस 4 पहिया वाहन पे चल रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, किसी भी हो सकती है, जिससे कि वो व्यक्ति सामने वाला कर सकता है जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए गाड़ी दिखाई जाती थी, हमने भी गाड़ी दिखाई है, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर इस इंडस्ट्री में मतलब अब कहूँ अब तक तो करीब लगभग 17-18 गाड़ियाँ चेंज हो गई हैं, लेकिन जब बड़ी गाड़ी ली थी तो मैं भी दिखाता था कि देखो मेरे पे गाड़ी है और ये मेरे पास मैकबुक है, ये मेरे पास आईफोन है, ये आ जाए चौहान साहब ऊँट पहाड़ के नीचे। तो और दोस्तों अभी भी गाड़ी में मैं अपनी फाइल रखता हूँ, जब मैं अपने चेक्स दिखाता था कि देखो ये हफ्ते का चेक 1 लाख का है, ये 1.5 लाख का है, 2 लाख, क्योंकि उसको दिखा रहा हूँ तो कम से कम वो अगर 4 लाख पे नहीं जा रहा मंथली, 40,000 पे तो जाएगा। राइट। हर नेटवर्कर सामने वाले व्यक्ति का ड्रीम डेवलप करने के लिए ये एसेट्स दिखाता है और ये एसेट्स होना कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फिर बिके ना। एक बार गाड़ी आए, वो पूरा यूज़ हो, ठीक है। हालांकि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि अच्छा समय भी आएगा, बुरा भी आएगा, वो सबके साथ आता है और सबके साथ जाता भी है, लेकिन अगर आए तो टिके आपके साथ। चौहान साहब, अब डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा ये लास्ट प्रश्न है। होप मैं आपके सवालों के जवाब ठीक देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक दे रहे हो क्योंकि मैं पॉडकास्ट में लिहाज कम करता हूँ। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा ये लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि आप जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते उन्हें क्या कहना चाहते हैं? एक संदेश मैं चाहता हूँ आपका रिकॉर्ड हो आपकी तरफ से। देखो जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग सबसे होगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति बचपन में तो सेल्समैन होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सेल्समैन गिरी खत्म होती जाती है। जैसे एक बच्चे को भूख लगती है, आपकी कहावत मुझे याद है, मैं भी कहूँगा इनकी कहावत, ठीक है। ये हमेशा कहते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा रोता है माँ उसको सबसे पहले दूध पिलाती है। तो अगर 4 बच्चों में एक बच्चा सबसे ज़्यादा रोता है तो माँ कहती है पहले इसको दूध पिला देती हूँ। तो वो उसकी सेल्समैन गिरी बचपन से है, लेकिन बड़ा बड़ा होते होते उसकी संगत उसको चेंज कर देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आपने कहा कि हर एक को करनी चाहिए, यस हर एक को करनी चाहिए। क्या सीखने के लिए करनी चाहिए? उसको अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए सीखनी चाहिए। अगर वो कोई ऐसे कोर्स बड़े ज्वाइन नहीं कर रहा, अगर आपने MBA नहीं कर रखा, ठीक है, अगर सिर्फ बीटेक करके बैठे हो और बीटेक में भी मैकेनिकल करके बैठे तो मैकेनिकल की बहुत अच्छी अब तो कंप्यूटर साइंस चल रहा है, ठीक है, ठीक है, AI समिट चल रहा है दिल्ली में। तो ऐसे व्यक्ति को सीखना चाहिए, ये सोच के सीखना चाहिए कि इसका रिजल्ट, एंड ऑफ द रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा कुछ नहीं, लेकिन मैं सीख के निकलूंगा। दूसरी चीज मैं उन लोगों को बोलूंगा कि जो लोग शुरुआत में ही इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, तो फुल टाइम ज्वाइन करते वक्त आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी इनकम बहुत कम होती है, तो उस समय पे ये आपको डीमोटिवेट करती है। तो आप हमेशा अपनी एक रेगुलर इनकम के साथ इसको स्टार्ट करें, जिससे कि इससे कुछ समय अगर आपको आमदनी कम भी हो रही है तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। तीसरी चीज़, इस कंपनी में जो आपके अपलाइन हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको उनकी संगत में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखो कोयला अगर अंगीठी के बाहर रखा है तो वो कभी गर्म नहीं हो सकता, उसको अंगीठी के अंदर आना होगा और तभी वो जलेगा। तो आपके अंदर अपनी सक्सेस की अगर ज्वलंत इच्छा होगी तो वो तभी होगी जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे। कोयला जला दिया जा आपने। हाँ, तो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसको, बड़ा तो हो ही रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि 2-3 साल डायरेक्ट सेलिंग कर, ठीक है। हालांकि वो खुश इसलिए है कि वो कहता है पापा की आईडी मिल जाएगी, मैं दूंगा नहीं। चौहान साहब, अब आते हैं अगली बात पे, जो आपका टॉपिक है और जिसके कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम दोनों की दोस्ती ज़्यादा गहरी हुई। हालांकि लोग मुख्य कारण तो समझते हैं ये दोनों
कहीं भी चाट पकौड़ी, छोले भटूरे, चाप खाते हुए पाए जा सकते हैं। पर मेरा मुख्य कारण था अध्यात्म। मैंने अध्यात्म में बहुत कुछ आपसे सीखा, समझा। अभी भी मैं प्रश्न आपसे करता रहता हूँ, जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा लगता है कि अब क्या करूँ और पूछूं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ अध्यात्म में आप किस तरह से आए और यहाँ तक की यात्रा कैसी रही आपकी अध्यात्म की। ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कैसे आया। हाँ, ठीक है। नहीं, कुछ थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट में तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि एक व्यक्ति मिले थे गोवा में। मैं 2006 में गोवा में था। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कहाँ से आए कहाँ नहीं आए, और मुझे वो भगवत गीता दे गए। उस समय 65 रुपये की भगवत गीता थी। फिर जब मैं जॉब में था तो मैं उस समय चिकन मटन खाता था, तो मैं मटन खा रहा था। तो एक व्यक्ति कहता है ये हमारे तो धर्म में लिखा हुआ है। तो मैंने विरोध किया कि धर्म में किसी के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो वह भैंस इतनी बड़ी, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है यार, आज के बाद मैं जब तक सारे शास्त्र नहीं पढ़ लूँगा और शास्त्र में ढूंढ नहीं लूँगा कि कहाँ लिखा गया है, तब तक मैं इसमें नहीं आऊँगा। तो वहाँ से मेरी पढ़ने की शुरुआत हुई। ये लगभग 2007 की बात है, तब से शुरू हो गई। फिर पुण्य रहे होंगे, मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, इस्कॉन, ठीक है। वहाँ पे और शास्त्र पढ़े, तो वहाँ पे जाके जीवन में एक प्रश्न आया कि जन्म क्यों हुआ है। जन्म क्यों हुआ है? हाँ, अगर आप सिर्फ खा रहे हो, क्यों भेजा गया है आपको इस धरती पे? आप सिर्फ खा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, मकान से सुरक्षा कर रहे हो, तो ये तो जानवर हमसे अच्छा कर लेते हैं। उनको ना मकान बनाने की ज़रूरत है, ना सेविंग करने की ज़रूरत है, ना कमाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक मनुष्य है जो लगा हुआ है दौड़ में, 99 की दौड़ में। ठीक है, हम सुरक्षा के लिए मकान बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है कि वो ये सोच सके कि मैं आया क्यों हूँ। अगर ये शरीर है और इसमें आत्मा है, तो आत्मा का कहीं तो प्रवास होगा। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि भैया मेरा प्रवास है, जैसे इंसान सेविंग करता है क्योंकि फ्यूचर में उसको वो काम आएगी, ऐसे ये जीवन के कर्म है। जिस दिन वो ये सोचने जाएगा कि मेरे कर्म किसी के लिए अच्छा या बुरा कर रहे हैं या मुझे कहाँ जाना है, तो अपनी जाने की यात्रा को उस दिन उसका अध्यात्म शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आध्यात्मिक यात्रा एक आदम व्यक्ति जो है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे आपकी खुद की यात्रा मात्र एक भागवत गीता से शुरू हो गई है जी, जो आप बता रहे हैं। तो एक आम व्यक्ति जो पूजा पाठ कम करता है या बस ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ लेता है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एक आम व्यक्ति को? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमारे माता पिता हमें नियम बताते थे कि ये नहीं करना, इस दिन नहीं जाना, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं था, उनकी श्रद्धा थी, उनके पास क्यों का जवाब नहीं था। लेकिन आज तो जेन जी का ज़माना चल रहा है। जब तक आप जेन जी को क्यों का जवाब नहीं दोगे, वो कोई भी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को नहीं अपनाएगा। राइट, लेकिन अब तो ऐसे जो जेन जी है और उसके बाद की भी जनरेशन है, मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ थोड़ा उनका झुकाव है। आजकल उन्होंने थोड़ा सा नए स्टाइल अपना लिए हैं। हाँ, देखो, मनोरंजन सबको चाहिए। अगर अध्यात्म में थोड़ा सा मनोरंजन डाल दिया जाएगा तो हर व्यक्ति उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं अपनाओगे, घुटोगे। तो अध्यात्म को इंटरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक में अगर व्यक्ति ये सोचेगा ना, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे कहाँ जाना है, उस वहाँ से उसके बीच की शुरुआत होती है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जिज्ञासा। ठीक है, और हम तो अभी यहाँ तक फंसे हुए हैं, लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे न्यूज़ देख रहा होता हूँ, सारी चीज़, तो लोग इसी चीज़ में अटके होते हैं कि यार तुम्हारे भगवान कौन है, तुम भोलेनाथ को भी कर रहे हो, देवी को भी कर रहे हो, हर एक को देवता बना रहे हो। अरे हमारा विख्यात है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा समझाता हूँ, मतलब इसको आप रिलेट कर पाए। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वो अहिंसा प्रधान धर्म है, वहाँ अहिंसा सिखाई जाती है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो वो नमस्कार प्रधान धर्म है, वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म जो है दया प्रधान धर्म है। जब हम सिख की बात करते हैं तो सिखिज़्म जो है वो सेवा प्रधान धर्म है। तो इसलिए आपको कोई भी सिख हमेशा सेवा करते हुए सबसे आगे मिलेगा। राइट। आप कोई भी इस्लामिक व्यक्ति होगा जो इस्लाम में होगा, उसको मानता होगा, वो आपको नमाज़ पढ़ता हुआ ज़रूर दिखा, वो अपना बहुत कट्टर होगा उस चीज़ का। और अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँ तो वो अहिंसा प्रधान धर्म है। तो जिस धर्म की प्रधानता ज़्यादा है वो है। और हम हिंदू की बात करें, दया प्रधान धर्म है। मैं अभी एक ही चीज़ देख रहा था, एक फीमेल पूरे भारत में भ्रमण कर रही है, फॉरनर है, गांव-गांव जा रही हैं। तो गांव में किसी ना किसी के हिंदू के घर रुकती हैं, फिर उनको खाना मिल रहा है, सब कुछ है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर बौन दया है।
हम नरसंहार को बहुत ज़्यादा देख भी नहीं सकते। अब देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉपिक आप और मैं तो डिस्कस करते रहते हैं। अभी मैं परसों पढ़ रहा था कि यूरोप में एक नई चीज़ चालू हुई है, काउ कडलिंग। मतलब वो ये कहते हैं कि आप गाय के बछड़े पे हाथ फहराइए तो उससे आपका बीपी ठीक हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इंडियन करेंसी में उसके 20 मिनट के चार्ज करीब 5,000 रुपये हैं। अरे वाह, क्या बात है। और ये हमारे यहाँ फ्री दिखा जाता है। हाँ, ठीक है, चलो मैं, आपने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी बोला था, मैं संदेश दे दूं। हालांकि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी को सोशल नहीं करता, मैं उस पर आने वाला था, लेकिन आप बीच में आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ कि आजकल ना मैं रील्स देखता हूँ तो 5 नंबर को बड़ा लक्की बताया जाता है। 5 नंबर वाले बहुत लक्की है, 5, 14, 23 में पैदा होने वाले लोग लक्की है। लक्की तो सभी है खैर। तो उसके लिए है कि जितने भी लोग चाहते हैं कि भाई मेरे काम धंधे ठीक रहे, मेरी सेहत ठीक रहे, तो हर एक व्यक्ति वेडनेसडे को जाए गौशाला में और गायों को हाथ फेरे। अच्छा, तो उनका 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, उनका बुद्ध एक्टिवेट हो जाएगा। वंडरफुल। ठीक है, तो ये ऐसी रेमेडी बता दी है, तो करें और बीपी वीपी सब ठीक रहेगा। तो ये तो थोड़ा सा, चलिए एस्ट्रोलॉजी और अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप क्या आपने सीखा है, कहाँ से सीखा है, या कैसे जीवन में आ गई? ऐसी न्यूमरोलॉजी कहाँ से जीवन में आई आपके? कहाँ से ये ऑटोमेटिकली आई है डॉक्टर साहब। अच्छा, अपने अंदर की जिज्ञासा मुझे न्यूमरोलॉजी में लेके आई, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी फिर। और न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद पता लगा कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। जैसे हस्तरेखा पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। ओके। तो न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, ठीक है, कि इसको डीपली सीखते हैं। तो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी है कि किसी भी चीज़ में घुसे। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी आपने, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आने के बाद लगे यार कहाँ फंस गए आके, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ठीक है, अच्छा हुआ कि हम खजूर पे अटक गए। आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, मैंने दी है कई बार। सस्ती फीस लेनी क्यों है? जब किसी के आप पूरे चरित्र को पढ़ रहे हो तो आप उससे अगर फीस चार्ज कर रहे हो तो करो फीस चार्ज। लेकिन हाँ, आपकी बातें ठीक निकलती हैं, इसलिए मैं दे देता हूँ। मैं अध्ययन ज़्यादा करता हूँ। हाँ, थोड़ी फीस ज़्यादा है क्योंकि मैं वैसे फ़ीस लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझसे तो ले लेते हो यार। व्यक्ति को कहता जरूर हूँ कि आप अपनी विद्या किसी से पढ़वा रहे हैं, अपनी कुंडली पढ़वा रहे हैं, तो आप हमेशा उसे दान कीजिए। मैं बाय बर्थ चौहान हूँ तो मैं उस दान को आगे डोनेट कर देता हूँ, लेकिन व्यक्ति से ले लेता हूँ। ले लेते हैं। तो ये है। और जैसे मैं बात बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग हम भी आए कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ठीक है, तो अंदर की क्यूरियोसिटी आई, उसने जानने की इच्छा जागृत करी, तो न्यूमरोलॉजी सीखी। तो जब न्यूमरोलॉजी सीख ली तो अब एस्ट्रोलॉजी है। तो बहुत एस्ट्रोलॉजी में अच्छी बात है कि बहुत अच्छे गुरु मिले जिनसे सीखने का मौका मिल रहा है और सीख रहा हूँ उसको। वो मेरा आनंद का क्षेत्र है, क्योंकि जब आयुर्वेद लाइफ में आया और एस्ट्रोलॉजी लाइफ में आई तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, हाँ, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी खासी बीमारी से गुजर रहा है तो वो अपनी कुंडली दिखाए और किसी आयुर्वेदिक व्यक्ति पे जाए तो उसका इलाज बहुत जल्दी और बहुत सटीकता से हो सकता है। तो आप ये कह रहे हो कि ज्योतिष, आयुर्वेद सब कुछ इंटरकनेक्टेड है? सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल 100%। अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में सब मिले हुए हैं जी। हाँ, आयुर्वेद और ज्योतिष तो मिला हुआ है। ठीक है, अगर किसी को ज्योतिष आता है और आयुर्वेद भी आता है तो किसी व्यक्ति का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। चलिए, अब थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। और आप वो क्या कहते हो, आपकी गाड़ी साइड में चली जाती है क्या? हाँ, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये हमेशा सीधी बात करते हैं, मैं ऐसे बात करता हूँ। तो ये हमेशा कहते हैं कि चौहान साहब आप मीठे बोलते हो। और समाज ने ना मीठे बोलने वालों को ना मन का कड़वा बना रखा है। और जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लोग कहते हैं हम तो भाई मुँह पे बोल देते हैं, अच्छी लगे या बुरी लगे। ठीक है, तो उन्हें अच्छा व्यक्ति बता रखा है। जैसे कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, पुरानी फिल्में देखोगे कि हर गरीब आदमी ईमानदार होता है और हर अमीर आदमी बेईमान होता है। तो अगर हर अमीर आदमी बेईमान होता तो ये देश तो अमीर ही चला रहे हैं, गरीब तो चला नहीं रहे। अमीर चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रतन टाटा जी जो है वो बेईमान होने चाहिए थे। नहीं, माँ ईमानदार है। माँ ईमानदार है। तो ऐसे ही मेरी वाइफ को डायबिटीज़ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिठास है वो शरीर में नहीं होनी चाहिए, जुबान में होनी चाहिए। अगर आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात कर सकते हो। तो मैं हमेशा गुड़ जैसी बात करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर सीधा ट्रैक पे चल रहा हूँ तो मेरी गाड़ी मिट्टी में आ जाती है, उतर जाती है ट्रैक से।
फिर मैं ट्रैक पे लेके आता हूँ। मैंने एक बार आपसे पूछा कि तो आपने बोला कि मैं ना नहीं करता। हाँ, ये दोस्तों मेरे साथ आज मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे आपके माध्यम से लोग सुनेंगे। इससे बहुत लोग मेरे से नाराज रहते हैं। नाराज इसलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे से कोई भी काम बोलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका काम कर दूँ, हाँ कर दूँ, लेकिन इतनी सारी हाँ होती हैं तो एक का काम में 10 दिन लग जाते हैं, एक के में महीना लग जाता है, एक के में हो सकता है साल भर भी लग जाए। तो उससे मेरे साथ बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं क्योंकि मैं ना नहीं कर पाता और बहुत कोशिश करता हूँ ना करना सीखूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता हूँ। आजकल ना इंस्टाग्राम पर रील्स का दौर है, तो मैंने चौहान साहब को एक रील भेजी, मिर्ज़ापुर से निकाली हुई थी वो। तो मैंने कहा चौहान साहब ये इसमें लिखा था मैं ना नहीं करता। चौहान साहब बड़े हंसे, तो अच्छी बात है। बस उसके सेंस में मत जाओ, लेकिन हाँ ना नहीं करता। अच्छा, फिर और बातें करते हैं। कई लोग आपके बारे में कई बातें करते हैं, कुछ थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें चर्चा करने से पहले ये बात है कि जब आप ऐसे पेड़ हो जब आप पे फल बहुत लगे तो पत्थर भी आप पे जरूर लगेंगे। आप अगर सफ़ेदे के पेड़ हो, ना छांव देते हो और सीधे खड़े रहते हो, तो आप सिर्फ कटोगे, आप पे पत्थर नहीं मारे जाएंगे। तो आपके बारे में जो जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि विद्वान है, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उनके शब्द है कि मुझे जब चौहान साहब से बात करनी पड़ती है तो मैं अपनी समस्त इंद्रियों का आह्वान कर लेता हूँ और बिल्कुल उन्हें चौकन्ना करके तब चौहान साहब से मैं बात करता हूँ। अब इसका तो मैं क्या जवाब दूँ, तो उनको नमन है, वो गुरु है हमारे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ पॉडकास्ट का खाने क्या चलोगे? हाँ, खाना खाएंगे। यहाँ पे बगल में ना चूर नान बड़े अच्छे मिलते हैं, तो चूर नान खाएंगे दोनों भाई मिलके। हाँ बिल्कुल, चूर नान खाएंगे। बातें हो गई है ना। चलो बढ़िया है, तो चूर नान मेरे पक्के हो गए आज के। डन। आज का लंच जो है डॉक्टर साहब कराएंगे चूर नान। तो मैं कराऊंगा। भाई देखो, बुलाया इन्होंने तो खिलाएंगे भी यही, मैं थोड़ी खिलाऊंगा। ठीक है भाई साहब, मैं खिला दूंगा आज। ठीक है, अच्छी बात है। आप पीते तो कुछ हो नहीं, ठीक है, सिर्फ खाते ही खाते हो। और हम दोनों की सेहत भी बता रही है कि हम खाते पीते लोग ठीक बात है। गरीब नहीं दिखते एकदम से। इसको कट कर सकते हैं। इसमें आप एक सवाल पूछ सकते हो कि ये आप ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो, आपको समय कब मिलता है? चौहान साहब एक बात बताओ, ये ज्योतिष सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, आयुर्वेद भी आपको मुझसे ज़्यादा आता है, ये मतलब पढ़ता तो मैं भी हूँ, ठीक है, ये आपके पास ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आ जाती है? ये मुझे जलन हो रही है यार। नहीं, ये सवाल मैंने ना डागर जी से किया था, तो उन्होंने बोला कि जैसे चौहान साहब आप ज्योतिष में इंटरेस्ट दिखाते हो, वैसे मैं आयुर्वेद में इंटरेस्ट दिखाता हूँ। और जब आयुर्वेद की बात करें तो बहुत सिंपल सा है। मैंने मतलब मैं सच में, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज वाले लोग हैं उनसे पूछ लेता हूँ मैं। जब मैंने समझा कि यार ये पंच तत्व का शरीर है और इसमें 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, और उससे 144 प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, और सप्त धातु का बना शरीर है, तो शरीर को 7 धातुओं को ठीक करना है, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, पंच तत्व बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, हाँ, पंच तत्व का शरीर बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। आप 100 साल जियो, आप 150 साल तरीके से जियो। समझाया आपने। इस समय इतना नॉलेज भरी पड़ी है, इतना एजुकेशन है। और हमारे बगल में एक 5 स्टार होटल है जहाँ पे हम इस समय कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो आजकल जो हॉस्पिटल है वो होटल की तरह दिख रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह। लेकिन अगर सिर्फ आपने इतना ही सीख लिया कि पंच तत्व के शरीर में 3 चीज़ें बैलेंस करनी है, वात पित्त कफ रोग, और मुझे सप्त धातु का निर्माण करने वाली चीज़ें खानी है, तो आप जब तक आप इस धराधाम पे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। समय कब मिलता है? हाँ, ये समय मैं बहुत डिस्टर्ब था कि मुझे समय नहीं मिलता था, ठीक है, तो मैंने समझा कि यार इसके लिए तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ठीक है। तो हाँ, 3:30 बजे मेरा उठने का समय है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैं 7 बजे दोबारा सो जाता हूँ। दोबारा मैं 1-2 घंटे का नींद ले लेता हूँ, और फिर 10 बजे के बाद दोस्तों से मिलना है, लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है, लोगों से जिनकी समस्या है उनको सुलझाना है और काम करना है। क्योंकि जब तक आप इस जीवन में आए हो, आप संघर्षशील बने रहो, ठीक, कर्मठ बने रहो, और जब आपके जीवन में आपके स्टार्स आएंगे, आपका वक्त बदलेगा, तो आप ऊंचाइयां भी छूओगे। चौहान साहब, आपकी और मेरी ऑफलाइन चर्चा तो हमेशा चलती रहती है और चलती रहेगी। ऑन कैमरा समय की कुछ मर्यादा होती है, तो इसके कारण मुझे यहीं पे विराम देना पड़ेगा। मैं चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें बात में कि जब मुझे स्टेज पे कोई भेज देता है और बोलता है कि यार सर आपने 20 मिनट बोलना है, तो मैं कहता हूँ 20 मिनट में तो जो हमारा पंप है अंदर का, टुल्लू पंप, वो गर्म भी नहीं होता। तो अभी तो गर्माहट शुरू हुई थी, इन्होंने समय की सीमा में मुझे बांध दिया। तो दोस्तों, अगर ये अगली बार बुलाएंगे तो मैं, आपका दिल तो टूटता भी नहीं है। हाँ, रबड़ का है।
वो मेरी एक कहावत है हम्म, कि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जब मैं ये सुन लेता हूँ तो फिर मैं अपने दिल को तोड़ता नहीं हूँ। सही है। तो आज समय बेवफा है तो मैं उतना बोल नहीं पा रहा। चलो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त आज पहली बार पॉडकास्ट पे आए हैं, तो सबसे पहले तो वो हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश आप रिकॉर्ड कराएं और थोड़ी सी प्रशंसा मेरे पॉडकास्ट की भी कर दें, अगर आपको लगा वास्तव में ईमानदारी से कि ये पॉडकास्ट आज लोगों के जीवन में कुछ योगदान दे रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और दर्शकों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे अभी तक इतने ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति नहीं मिले जितने डॉक्टर साहब हैं, और इनकी डिग्रियां मैं बताते बताते थक जाता हूँ। तो सोचिए कि जब ये पीएचडी मार्केटिंग में करे हुए हैं और ये एलएलबी भी हैं, एमकॉम भी हैं, सीए इन्होंने क्विट किया, एमकॉम भी हैं, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी इंडस्ट्री में आके उसकी नॉलेज दे रहा है तो सोचो कि कितना कितना ज्ञान है। आप अपनी एजुकेशन देखिए, आपकी एजुकेशन अगर इतनी है तो आप कोई कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो सोचिए ये इंडस्ट्री करने लायक है। और डॉक्टर साहब की नॉलेज बहुत विख्यात है और इनके संदेश पढ़कर मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% लोग मोटिवेट होते हैं। इतने शानदार आप संदेश देते हैं और ऐसे ही जैसे इनको संदेश थे उसी तरह से पॉडकास्ट है, और इस पॉडकास्ट में आपको हमेशा नॉलेज लगेगी। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि इस चैनल में जितने भी देश के विशिष्ट व्यक्ति हैं, बहुत समझदार, बुद्धिमान, किसी न किसी टॉपिक पे बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो डॉक्टर साहब के साथ संपर्क करके आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके पॉडकास्ट। दोस्तों, चौहान साहब के साथ मेरी चर्चा तो चलती रहेगी, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन चलती रहेगी। अभी इन्होंने बता ही दिया कि आज हम चूर नान जो है खाने जाएंगे, तो उसके बाद हम अगले पॉडकास्ट को शूट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिजनेस की दुनिया से जुड़े डायरेक्ट सेलिंग की बातें, लीडरशिप, मोटिवेशन, कुछ ऐसा जो नॉलेज आपको चाहिए वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलती रहे, तो मैं चाहूँगा आप और जिन लोगों को सुनना चाहते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल का ये पॉडकास्ट और रील्स अच्छी लगती हैं तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।